सिस्टम का सच, एक आवाज भ्रष्ट सिस्टम तथा गोदी मीडिया के खिलाफ। लाशें सड़ गई एक अदद रिपोर्ट के इंतजार में। कोई चौराहे पर इंसाफ मांगता रहा तो कोई थाने में रिश्वत मांगता रहा। जी हाँ, इस देश में ब्यूरोक्रेसी का हाल कुछ ऐसा ही है। जब एक अफसर देर रात सड़क पर निकले तो सड़क किनारे सो रहे एक भिखारी को उठाकर पूछा कि कुछ खाए हो या नहीं। भिखारी बोला, नहीं साहब, कल से कुछ नहीं खाया। वो अफसर पूरी रात उस भिखारी के पास बैठे रहे और उसे एक पल के लिए भी सोने नहीं दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि ऊपर से आदेश था कि कोई भी भूखा सोने ना पाए। आज की कहानी इस विभत्स सिस्टम के उसी सच्चाई की है जो रोज आपकी और हमारी जिंदगी में सांसें लेती है। से ज्यादा भ्रष्ट माने जाने वाले भारत देश के 10 विभागों की सूची जारी की गई है। यह सूची जनता की शिकायतों, मीडिया रिपोर्टों, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल तथा लोकपाल लोकायुक्त जैसी संस्थाओं की रिपोर्ट पर आधारित है। सबसे ज्यादा भ्रष्ट 10 विभागों की सूची में सबसे पहले पायदान पर है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट। दूसरे नंबर पर है राजस्व विभाग। तीसरे नंबर पर है नगर निगम। चौथे विभाग पर है ग्राम पंचायत। पांचवें नंबर पर है बिजली विभाग। छठे नंबर पर है आरटीओ। सातवें नंबर पर है स्वास्थ्य विभाग। आठवें नंबर पर है शिक्षा विभाग। 9वें नंबर पर आवास एवं शहरी विकास विभाग और 10वें नंबर पर है टैक्स डिपार्टमेंट। इन 10 विभागों में भ्रष्टाचार के शीर्ष पायदान पर पहुंचने की आपस में होड़ मची हुई है, लेकिन इस हार तोड़ प्रतिस्पर्धा में फिलहाल पुलिस विभाग विजेता बनकर उभरा है। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं पुलिस की। जिस तरह पुलिस की किताब में ईमानदारी और कर्तव्य परायणता के किस्सों की कोई कमी नहीं है, ठीक उसी तरह पुलिस की किताब में बेईमानी, रिश्वतखोरी, झूठ, पक्षपात, आतंक और अत्याचार के किस्सों की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे ही एक किस्से का किरदार थाना शाहपुर क्षेत्र में रहता है। आज से लगभग 5 साल पहले कहानी का यह किरदार धूमधाम से अपनी बेटी की शादी करता है। समाज की घृणित और घटिया परंपरा का निर्वहन करते हुए दकियानूसी रिवाजों के तहत अपनी हैसियत के अनुसार दहेज भी देता है ताकि उसकी बेटी अपने ससुराल में खुश रहे। लेकिन लोभ लंपट, दहेजवीर और कन्यादान व्यापारी टाइप के ससुरालियों की वजह से इस किरदार की लड़की को अपने ससुराल की चौखट लांघने पर मजबूर होना पड़ा। मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचा और जब विवाद तूल पकड़ने लगा तब भाड़े के गुंडों से एक दिन रास्ते में इस लड़की पर एसिड अटैक करवा दिया गया। इस एसिड अटैक के लिए कैंपियरगंज थाना क्षेत्र के वन क्षेत्र वाले सुनसान सड़क का चुनाव किया गया। घटना के वक्त 112 नंबर की गाड़ी भी पहुंची और मौकाए वारदात पर एसिड अटैक के तमाम सबूत भी पाए गए, लेकिन थानेदार साहब ने वीआईपी ड्यूटी का हवाला देकर केस दर्ज करने से इनकार कर दिया। तमाम दौड़ भाग के बाद ये केस जब कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ तो मुकदमे की जाँच दरोगा प्रभात सिंह को मिली। घटना के सबूत के तौर पर पीड़ित ने तमाम सबूत और कागजात दरोगा जी को दिए, लेकिन अफसोस कि उन कागजातों में कोई भी कागज ऐसा नहीं था जिस पर गांधी जी की तस्वीर छपी हो। लिहाजा दरोगा जी मुकदमे की जांच करने की बजाय मुकदमे का चीरहरण करने लगे। किस दिन की घटना है? 5 नवंबर की घटना है ये। 5 नवंबर 2021 समय कैंपियरगंज जो सीओ थे, मुझे याद भी नाम है उनका, याद है, बहुत अच्छे थे, शायद योगेंद्र सिंह नाम था उनका। उन्होंने तत्काल विवेचक को बुलाया और कुछ बिंदुओं पे उन्होंने कार्रवाई करने के लिए बोला और काफ़ी समझाया और डांटा भी कि इन बिंदुओं पे सही तरीके से जांच करें। परंतु हमें लगता है कुछ दिनों बाद वो योगेंद्र सिंह सर का ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद वो जो विवेचक थे पूर्ण रूप से मनमानी किया उन्होंने और गलत रिपोर्ट लगाई। मेरे तो सुनने में ये तक आया कि गलत रिपोर्ट लगाने के लिए सामने वाले पक्ष से उसने 2 लाख रुपए लिए हैं।
जब यह मामला उस वक्त के तत्कालीन सीओ रहे योगेंद्र सिंह के पास पहुंचा, तो सीओ साहब ने बड़ी आत्मीयता के साथ पीड़ित परिवार को हौसला दिया और दरोगा जी को चेतावनी देने के साथ खूब खरी खोटी भी सुनाई। लेकिन जब बेहयाई, चुड़ैल और डायन बनकर दिल दिमाग पर सवार हो जाती है, तब उचित अनुचित, न्याय अन्याय, पाप पुण्य कुछ भी दिखाई नहीं देता। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। दरोगा जी ने अपने सीनियर्स के तमाम हिदायतों को दरकिनार करते हुए इस मामले में आरोपियों को क्लीन चिट दे दिया। पीड़ित का कहना है दरोगा जी कि आपने एसिड अटैक के आरोपियों को क्लीन चिट देने के लिए उनसे 2 लाख रुपए का स्वर्ण घूस पात्र लिया है। यदि यह गलत है दरोगा जी, पीड़ित आपके खिलाफ लोकायुक्त जांच कराने की तैयारी कर रहा है। आपकी जांच रिपोर्ट को देखकर यह साबित हो रहा है दरोगा जी कि आपने आरोपियों को बचाने के लिए जांच में बड़ा घालमेल किया है। इसलिए कोर्ट ने आपकी इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए तथा इस मामले में साक्ष्य आधारित विवेचना करने के लिए इसे फिर से वापस थाना कैंपियरगंज भेज दिया है। उम्मीद करते हैं कि इस बार कैंपियरगंज पुलिस इस मुकदमे की विवेचना गांधी जी वाले कागजों की रोशनी में करने की बजाय सबूतों की रोशनी में करेगी। यह बात 16 आने सच है कि वर्दी को सारी सच्चाई पता होते हुए भी कई बार गलत फैसले लेने पड़ते हैं। और यह भी सत्य है कि नौकरशाही में सीनियर्स का दबाव उस गलत एम्पायरिंग जैसा होता है जिसकी वजह से फर्जी मुकदमे लिखने भी पड़ते हैं और सही मुकदमों में फर्जी रिपोर्ट लगानी भी पड़ती है। लेकिन ऐसी नौकरी और ड्यूटी किस काम की है जिसमें अपनी आत्मा को मारकर अपने जमीर को ही गिरवी रखना पड़े और अक्सर एक नई बद्दुआ आपके जरिए होते हुए आपके घर परिवार तक पहुंचे। पुलिस अपनी शक्तियों को बखूबी पहचानती है और वह यह भी बखूबी जानती है कि फिलहाल वो यूपी की भगवान है, लेकिन शायद ये नहीं जानती कि भगवान सबके होते हैं और भगवान किसी व्यक्ति विशेष की गुलामी के लिए दूसरों पर अत्याचार नहीं करते। यह बात 16 आने सच है कि आज पूरे यूनिवर्स की पावर फार्मास्यूटिकल लॉबी तथा हथियार सप्लायर्स लॉबी की मुट्ठियों में कैद है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिसंबर 2022 में जब हमने गोरखपुर में फैले नशीली और अधोमानक दवाइयों के व्यापार तथा गोरखपुर ड्रग डिपार्टमेंट और ड्रग माफियाओं के संगठित नेटवर्क को एक्सपोज करते हुए ड्रग डिपार्टमेंट के हैंडलर मोहन तिवारी का खुलासा किया था, तब 6 महीनों के अंदर ही तमाम मुकदमे लिखते हुए हमारे खिलाफ हिस्ट्री सीटर और गैंगस्टर जैसी कार्रवाइयां कर दी गई थी। आज तक की यह सारी कार्रवाइयां अब सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए प्रक्रियाधीन हैं। लेकिन यदि थोड़ी सी भी शर्मो हया इस भ्रष्ट व्यवस्था और बेशर्म मीडिया में बची हो तो आंखें खोल कर देखो कि आज वही मोहन तिवारी गोरखपुर से लेकर कई राज्यों में फैले नशीली तथा अधोमानक दवाइयों के प्रसार में सहयोग करने के कारण सस्पेंड किया जा चुका है। मोहन तिवारी को इस अंजाम तक पहुंचाने में हमें भले ही 3 साल लग गए हों, लेकिन यह कार्रवाई उन रसूखदार भ्रष्टाचारियों के लिए एक ऐसा सबक है जो उन्हें यह याद दिलाती रहेगी कि उनकी कारगुजारियों की लकीरें इतनी ज्यादा गहरी हैं कि उन्हें भुलाया नहीं जा सकता। अभी बात यहीं खत्म नहीं हुई है तिवारी जी, क्योंकि इंसानी लाशों पर खड़ी आपके सल्तनत के कब्र की खुदाई तब शुरू होगी जब आपके खिलाफ लोकायुक्त जांच और अदालती कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आपके साथ इस खेल में आपका बेटा भी बराबर का शरीक रहा है तिवारी जी। अगर नहीं शामिल होता तो लाखों रुपए गिनते हुए वो हमारे कैमरे में कैद नहीं होता। उम्मीद करते हैं कि आपको सब कुछ याद होगा। यदि नहीं याद है तो आइए एक बार फिर से आपको 2022 के फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। मैं मोहन तिवारी बोल रहा हूँ DIF से। ठीक, आप कब तक आएंगे? हमको तो 2-3 दिन लगे, कुछ बाहर आए हैं काम से कोर्ट के। अरे भैया वहाँ कर दीजिएगा, ऐसा है सुनिए, वहाँ कर दीजिएगा। हमारा लड़का है वो, वहाँ हमसे अभी बात हम उससे कर लेते हैं। नहीं, जैसे एक प्रॉब्लम और ही बात है आपसे बता। हाँ? जैसे ना हाँ, पैसा थोड़ा कम है तो हमको बुधवार तक का समय चाहिए था। ठीक है, बुधवार को कर दीजिए। जैसा अभी कम है तो या तो कहिए दे दूं, बाकी वहीं जाके दिलवा दीजिए वहाँ लोटिया में। हाँ, तो आपके पुत्र को दे दूंगा और बाकी जो रहेगा मैं बुधवार। हाँ, नंबर अपना नोट करके दे दीजिएगा। बोलिए तिवारी जी। हाँ भैया। हाँ बोलिए तिवारी जी। अरे भाई उसको हटा दीजिए। क्या हटा दें हम? अरे उसी को से हटाइए, उसको कहे हमको तंग कर रहा है। तिवारी जी देखिए, ये बात गलत है। हम क्या तंग कर रहे हैं आपको? गलत नहीं है, चाहे सही नहीं है, आप भाई हैं, आपसे मेरा निवेदन है। नहीं, आप लोग, हमारा बस एक ही मकसद है। आप लोग ने संरक्षण जो दे रखा है, चाहे डर के मारे चाहे जिस वजह से। अरे भाई, हमारी क्षमता को आप जान रहे हैं। हाँ? हमारी क्षमता तो आप जान रहे हैं ना।
नहीं, क्षमता तो मैं जान ही रहा हूँ, क्षमता मैं क्यों नहीं जान रहा हूँ। आज 15 दिन हो गया शासनादेश आया हुआ है, उस शासनादेश के बाद भी आप लोग जो है मतलब उसके उच्च अधिकारी उसके यहाँ जाएं तो हम कब नहीं जाएंगे, आप बताइए। हम कह सकते हैं कि आप चलिए वहाँ। उच्च अधिकारी अपना पासवर्ड दे सकते हैं लाइसेंस बनवाने के लिए, और शासनादेश से अरे ये कैसे आप बात कर रहे हैं? तो और क्या अपना पासवर्ड देता है? नहीं देता है तो कैसे बन जा रहा है? मैंने तो कभी आपसे न एक पैसे का काम कराया है और न कुछ किया। कहीं आपने हमारी मदद किया है कभी भी? ये कैसे हो गया मैं नहीं समझ पाया। मुझे कार्रवाई इसको हटा दीजिए, जिससे मेरा बेटा की जिंदगी खराब हो जाएगी। नहीं, आपका बेटा थोड़ी सरकारी विभाग में कोई कर्मचारी है। नहीं तो तब भी प्राइवेट ही है, कुछ अपना जी खा रहा है। तो आप लोग कार्रवाई कराइए ना, कार्रवाई क्यों नहीं कराएंगे? डिलीट करा दीजिए, कार्रवाई कराइए तिवारी जी, पहले जो सही है उसको कार्रवाई कराइए। ठीक है, इसको डिलीट कर दीजिए। हत्या न करिए, ब्राह्मण हत्या न करिए। विभागीय भ्रष्टाचार से लेकर नशीली तथा नकली दवाइयों तक तथा एम्बुलेंस गैंग से लेकर अस्पताल माफिया तक हमने जो भी खुलासे किए हैं वो साल 2 साल बाद जाकर सच्चाई के रूप में विभत्स तरीके से सबके सामने आए हैं। उन पर कार्रवाइयां भी हुई हैं, लेकिन खुलासे वक्त मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। बहरहाल छोड़िए इन बातों को और देखिए सरकारी दफ्तरों में लगी लाइनें, अस्पतालों में लगी भीड़, अचानक मरते हुए लोग और आत्महत्या करती हुई आवाम को। ये दृश्य इस बात की गवाह हैं कि इस देश में ईमानदारी की अर्थी और नैतिकता की मैयत बैंड बाजे के साथ पुरजोर तरीके से निकाली जा रही है। आज भ्रष्टाचार हमारे देश का वो नेशनल कैरेक्टर बन चुका है और रिश्वतखोरी इस सड़ चुके सिस्टम का वो तेल बन चुकी है जिससे मक्कारी का चिराग रोशन है। उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद के बेसिक शिक्षा कार्यालय में तैनात क्लर्क अनुपम पांडे का कारनामा हमारे सड़ चुके सिस्टम का नायाब उदाहरण है। अनुपम पांडे की तनख्वाह महज 52,000 रुपए बताई जा रही है, लेकिन इनके पास स्कोडा, टोयोटा, ग्लेंजा से लेकर फॉर्च्यूनर तक लगभग 10 गाड़ियां हैं। इतना ही नहीं, इस क्लर्क के पास गोंडा और लखनऊ में आधा दर्जन से ज्यादा मकान होने का भी दावा किया जा रहा है। साथ ही फॉरेन ट्रिप्स, लेटेस्ट आईफोन मॉडल्स और हीरे की अंगूठियां इनके धन कुबेर होने के साक्षात प्रमाण है। बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से नौकरी दिलवाने के खेल से इन्होंने अकूत दौलत का साम्राज्य इकट्ठा किया है। गैरों की छोड़िए, इन साहबान ने तो अपनी पत्नी से लेकर अपनी साली तक सबको ऐसी सरकारी नौकरी में फिट कर दिया है जहां बगैर गए ही ड्यूटी पूरी भी हो जाती है और तनख्वाह भी खाते में आ जाती है। ऐसे तमाम धन कुबेर बाबू लोग आपके गोरखपुर जिले से लेकर हर जिले में मिल जाएंगे। 20-20, 25-25 सालों से एक ही जिले में जमे हुए ये कर्मचारी ही सही मायनों में इस अपाहिज व्यवस्था की कोढ़ बने हुए हैं। आपको यह जानकर बिल्कुल भी ताज्जुब नहीं होगा कि पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों के 75 जिला पंचायती राज कार्यालयों से लगभग 650 करोड़ रुपए का घपला सामने आया है। इस व्यवस्था के हिरण्यकश्यपों ने जनता के 650 करोड़ रुपए निगल लिए और डकार तक नहीं ली। कागजों पर तो हमारा देश डिजिटल हो चुका है, लेकिन आज भी इस देश में इंसाफ से लेकर हक तक और कानून से लेकर ईमान तक सब कुछ बिकता है। सड़कें बनती हैं और अगले बरस धंस जाती है, पुल बनते हैं और उद्घाटन से पहले गिर जाते हैं, योजनाएं आती बाद में हैं और बंदरबाट पहले हो जाता है। हाड़ तोड़ मेहनत करने के बाद भी जनता को अनाज में कंकड़ और फल, दूध, सब्जियों में केमिकल नसीब हो रहा है। जीवन जीने से लेकर सांस लेने तक और भोजनालय से लेकर शौचालय तक हर चीज भारी भरकम टैक्स स्लैब के नीचे दबकर दम तोड़ रहा है। हमारी व्यवस्था एक नेता को 30 सुरक्षा गार्ड तो दे सकती है, लेकिन 30 बच्चों के लिए एक अध्यापक नहीं दे सकती। सारे कानून हमारी व्यवस्था में मौजूद हैं, फिर भी हमारे देश में अस्पताल की दवाइयों से लेकर स्कूल की किताबों तक और गरीब के राशन से लेकर मंदिर के भगवान तक सब कुछ चोरी होता है। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में पंचायती राज विभाग की एक इकाई मौजूद है। प्रदेश के पंचायती राज विभाग के जरिए ही गांव की विकास प्रक्रिया को रफ्तार दी जाती है। पंचायती राज विभाग ही ग्राम पंचायतों के कार्यों का निरीक्षण, नीतिगत दिशा निर्देश तथा फंड आवंटन जैसे प्रशासनिक कार्यों की निगरानी करता है और यह सभी काम ग्राम प्रधान की देखरेख में संपादित होते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 मई 2021 को नए ग्राम प्रधानों की नियुक्ति हो गई थी और प्रशासकों का कार्यकाल 5 मई के 20 दिन बाद यानी 25 मई 2021
2021 को समाप्त हो गया था। लेकिन इसी बीच अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही सभी प्रशासकों ने पूरे प्रदेश में गाँव के विकास के लिए सरकार से आए हुए 650 करोड़ रुपए निकाल लिए। ये रुपए कहाँ गए, कौन सा काम कराया गया इन रुपयों से, इस बात का अब तक कुछ भी अता पता नहीं चल सका है। एक आरटीआई कार्यकर्ता संजय मिश्रा ने जब आरटीआई के जरिए इस भ्रष्टाचार का खुलासा किया, तब जाकर इस प्रदेश स्तरीय विहंगम घोटाले की जांच के लिए शासन द्वारा 28 अप्रैल 2024 को पत्र जारी कर प्रदेश के सभी 75 जिलों के डीएम को जांच के लिए निर्देशित किया गया। लेकिन लगभग 1.5 साल बीत जाने के बाद भी अब तक जांच के नाम पर भयानक सन्नाटा पसरा हुआ है और आज तक यह पता ही नहीं चल पाया है कि हमारी ईमानदार व्यवस्था ने लगभग 650 करोड़ रुपए को कब, कहां और कैसे गटक लिया। मिश्रा जी, ये जो स्टेट लेवल पर 650 करोड़ के घोटाले को आपने आरटीआई के माध्यम से उजागर किया है, उसमें क्या कार्रवाई हुई है? आज तक इस पंचायती राज विभाग में 650 करोड़ रुपए का पूरे प्रदेश के 75 जनपद में हुआ है, लेकिन आज तक कहीं पे भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कितने दिन पहले ये खुलासा आपने किया था? ये 3 साल लगभग हो रहे हैं। देवरिया जनपद का किया था, उसके बाद उसी के आधार पे पूरे 75 जनपद का किया था, जिसमें 30 जनवरी 2024 को मैंने किया और 30 जनवरी 24 से आज 1.5 वर्ष हो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये इतना लंबा जो घोटाला था, इसमें केवल नीचे के लोगों ने माल काटा है? मुझे लगता है कि ये नीचे से ऊपर तक जितने भी लोग हैं सभी इसमें सम्मिलित। आपको डर नहीं लगता? मुझे किस बात का डर है, मैंने बहुत बड़े बड़े खुलासे किए हैं। पिछले 11 वर्षों से आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में कार्य कर रहा हूँ। कभी मुकदमों की चादर उड़ा दी गई तो? वो भविष्य के गर्त में है। जब जीवन का नाम है इसी के लिए समर्पित किया हूँ तो देखा जाएगा। भ्रष्टाचार के वार से आम आदमी का जीना दुश्वार हो चला है। प्राइवेट अस्पतालों और स्कूलों में तो बगैर बंदूकों के ही डकैती चल रही है। हम 100 वाट के बल्ब की जगह 9 वाट की एलईडी लगाने लग गए। 300 वाट के टीवी की जगह 60 वाट का स्मार्ट टीवी लगाने लग गए। 3 स्टार से लेकर 5 स्टार रेटिंग तक के एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन लगाने लग गए। लेकिन इस बेईमान व्यवस्था का बिजली बिल कम होने की बजाय बढ़ता ही चला जा रहा है। हालात ऐसे हो चले हैं कि गोरखपुर जिला अस्पताल में चल रही लूट और बंदरबाट का जब खुलासा किया जाता है तो हमारी व्यवस्था इन लुटेरों से ही तहरीर लेकर बगैर कोई जांच किए खुलासा करने वाले शख्स पर ही मुकदमा ठोक देती है। और जब शासन से इन लुटेरों पर कार्रवाई शुरू कर दी जाती है तब इसी व्यवस्था और अखबारी दलालों को साफ सूंघ जाता है। एक तरफ तमाम अनियमितताओं और घपलों के चलते तत्कालीन एसआईसी राजेंद्र ठाकुर को कुर्सी से उतार कर फेंक दिया जाता है, तो दूसरी तरफ 25 सालों से जमे लैब टेक्नीशियन शेष चौधरी, बीबी सिंह और डॉक्टर सुमन के खिलाफ सबूतों के आधार पर जांच खोल दी जाती है। इन सभी के खिलाफ सबूत इतने पक्के हैं कि इनका बच निकलना नामुमकिन है। इनके खिलाफ चल रही जांच भी अपने अंतिम चरण में है। तत्कालीन एसआईसी के साथ मारपीट की घटना का पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज होना, अपने सहकर्मी के साथ अंगूरी के आगोश में मारपीट की घटना पर शासन से अभियोजन का चलाया जाना, तत्कालीन मंडलायुक्त की जाँच में भ्रष्टाचार का दोषी ठहराया जाना, फर्जी लैब टेक्नीशियन संघ का संचालन किया जाना और वर्तमान में चल रही जांचों में भी इनके विरुद्ध शासन को भेजी जा रही रिपोर्ट के बावजूद अपने आप को यह लैब टेक्नीशियन ईमानदार और सम्मानित बताते हुए अपने प्रतिष्ठा की दुहाई देकर यदि मुकदमा लिखवाने में कामयाब हो जा रहा है तो थू है ऐसी ईमानदारी और ऐसे सम्मान तथा सड़ चुकी व्यवस्था पर। अब इस व्यवस्था के ईमानदारी की मिसाल बने डॉक्टर सुमन को ही देख लीजिए। ये जनाब पिछले 23 सालों से यही कुर्सी पकड़ बनकर बैठे हुए हैं। कुछ समय पहले जब इनका ट्रांसफर कुशीनगर जिले में हुआ तो भी ये जाने को तैयार नहीं हुए। कुर्सी पकड़े कुछ इस कदर बैठे रहे कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार फिजिशियन डॉक्टर न होने की वजह से कुशीनगर जिले में सैकड़ों मरीजों की मौत हो गई। लेकिन ईमानदारी की प्रतिमूर्ति बने डॉक्टर सुमन ने कुशीनगर जाकर ज्वाइन करना उचित नहीं समझा। डॉक्टर सुमन प्राइवेट प्रैक्टिस न करने का शपथ पत्र सरकार को देकर अब तक एनपीए के नाम पर लाखों रुपए डकार चुके हैं और दूसरी तरफ खूब जमकर प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। जिला अस्पताल में भर्ती एक मरीज के परिजन द्वारा दुखी होकर डॉक्टर सुमन के घर के अंदर बनाए गए इस वीडियो में दिख रहे कुर्सी, मेज, वाटर डिस्पेंसर, मरीज, घर पर लगा हुआ बोर्ड, लिखे हुए पर्चे और खुद कुर्सी पर बैठे हुए डॉक्टर सुमन इस बात की गवाही दे रहे हैं कि डॉक्टर सुमन सरकार से एनपीए लेने के बाद भी सरकार और मरीज दोनों के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। सर, आप हमारे मरीज कहाँ है? जिला अस्पताल। हाँ सर, आप यहाँ जो वीडियो आप प्राइवेट मरीज लेकिन हमारा मरीज सीरियस है, उसके बावजूद की वजह से जबरदस्ती उठा के भेजा गया। कहाँ पे? तीसरे नंबर उसको चेक के साइड में। हाँ, ये वीडियो मत बनाइए। क्यों नहीं बनाया सर?
हम अभी दूसरे पे भी डालेंगे। अरे यार ये बताओ उसको क्या बोलता है, तो अस्पताल हमारा सर उन लोगों ने मैम जो है बताइए आप क्या अधीक्षक है, चुप रहिए भैया, हम बनाने वीडियो बनाए बहुत ऑपरेशन बताइए। मेरा जिधर नहीं है, मेरा यहीं बगल में आपके घर भैया जी। हम घर पे आ गए, अगर कोई मरीज आ ही गया तो उसको देखे तो क्या अपराध कर दिया भाई? हम तो भी आए देखे, जब लोग भाग कर आए इनकी क्या बात है भैया? सर अभी मैं जो है आप ये बताइए, आप यहाँ मेरा मरीज मर जाए भाई आपके मरीज को सब कुछ देख के आप रखो भैया, तुम मोबाइल आप तो वीडियो बना रहे, सब वीडियो बना से विधानसभा में डाल देंगे कि आप इसको इस बात को क्यों बना रहे हैं? आपका मरीज है, आपको दिखा गया वीडियो बनाया था, मैं गलत बोल रहा हूँ। मरीज बैठे हुए हैं, ऐसा थोड़ी डालने का है आपको। हाँ तो भाई जो बैठा दें, छोड़ दें, छोड़ दें। नहीं आप देखिए प्राइवेट में काम कर रहे हैं, प्राइवेट में कौन करना? अस्पताल में कब आए? घर से अस्पताल से भी जस्ट आ रहा हूँ। तो मानी महाराज जी को हम यूट्यूब को डालूंगा कि मैं सुमन साहब जो है अपना प्राइवेट हॉस्पिटल खोले, सीसीटीवी कैमरा दिखा दीजिएगा। ऐसे ईमानदार, सम्मानित और प्रतिष्ठित लोगों से हमारी व्यवस्था कुछ इस कदर भर चुकी है कि उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का नफरती 100 करोड़ इकट्ठा करके 4000 हिंदुओं का धर्मांतरण कराने में कामयाब हो जाता है और हमारा सारा सिस्टम तमाशा देखता रह जाता है। सारी व्यवस्था पुलिस फोर्स, IAS, IPS, PPS और लोकल इंटेलिजेंस के होते हुए भी इसके खाते में विदेशों से सैकड़ों करोड़ आते रहे और हमारा सिस्टम कागज खेलता रह गया। फिरका परस्त और नफरती जाहिल पर कार्रवाई तो हो रही है और होनी भी चाहिए, लेकिन क्या सिस्टम में बैठे उन जिम्मेदारों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिनके कंधों पर छांगुर जैसे फिरका परस्त ताकतों को बढ़ने से रोकने की जिम्मेदारी थी? ये आज की असलियत है कि छांगुर जैसे फिरका परस्त और नफरती जाहिलों ने अपने नापाक करतूतों से मस्जिदों और दरगाहों जैसी पाक जगह को भी अपने नापाक मंसूबों का अड्डा बना दिया है। ऐसे फिरका परस्त लोग मस्जिदों और दरगाहों की आड़ में अवैध फंडिंग के जरिए अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देते रहते हैं और व्यवस्था का कलंक बन चुके कुछ रिश्वतखोर चुपचाप सब कुछ देखते रह जाते हैं। गोरखपुर जिले के जिम्मेदार सच कहें या ना कहें, लेकिन यदि एक बार अपनी आत्मा के अंदर झांक कर देख लें तो उन्हें खुद एहसास हो जाएगा कि आज तक मेरे द्वारा किया गया कोई भी खुलासा कभी गलत साबित नहीं हुआ। इन खुलासों की कड़ी में एक कड़ी ऐसी भी थी जो गोरखपुर के हजरत मुबारक खां दरगाह के मुतवल्ली इकरार अहमद और उसके नेक्सस से जुड़ी हुई थी। अगर ये खुलासा गलत था तो बताइए कि नौजवानों को बरगलाकर फलिस्तीन जिंदाबाद जैसे उन्मादी नारा लगाने वाले 2007 के दंगों में सीएम योगी के खिलाफ झूठी गवाही देने वाले और हत्या से लेकर तोड़ फोड़, मारपीट और गुंडा एक्ट जैसे मुकदमों का आभूषण पहनने वाले इस व्यक्ति को पिस्टल और पासपोर्ट का लाइसेंस कैसे मिल गया? सिर्फ मिला ही नहीं बल्कि आज तक उनका नवीनीकरण भी होता रहा। अपराध की चादर ओढ़े इस शख्स की फाइलें आज कहां दबी पड़ी हैं? इस पाक दरगाह को अपनी ढाल बनाकर क्या यह शख्स यूं ही हमेशा बैठा रहेगा? आपके फाइलों में दर्ज इस वित्त विहीन व्यक्ति के पास अचानक से ये अथाह दौलत कहां से आई? इसने अपने पासपोर्ट पर किस किस मुल्क की यात्राएं की हैं? दरगाह में संचालित मदरसा अचानक से बंद क्यों कर दिया गया? आखिर क्या चल रहा था वहाँ? आखिर कौन कौन से लोग इस शख्स के नेक्सस में शामिल हैं? आखिर कौन है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले वो बहरूपिये जो चंद वोटियों के लिए इस शख्स के कारनामों पर सिर्फ पर्दा ही नहीं डालते बल्कि इस शख्स का कारनामा उजागर करने वालों पर हमलावर भी हो जाते हैं? इस बात के पुख्ता प्रमाण सामने आ चुके हैं कि इस शख्स के कारनामों के खिलाफ उंगली उठाने वाले व्यक्ति पर इस नेक्सस से जुड़े झोला छाप पत्रकारों द्वारा सिर्फ फर्जी मुकदमा ही नहीं लिखवाया गया बल्कि एक सुनियोजित साजिश के तहत एक गुमनाम फोन नंबर और पते पर संचालित एक फर्जी वेबसाइट के फर्जी लिंक का खूब प्रचार प्रसार भी किया गया। बात यहीं खत्म हो जाती तो भी ठीक थी, लेकिन DIG गोरखपुर को दिया गया पत्र और पीड़ित का यह स्टेटमेंट बता रहा है कि गोरखपुर में पाक दरगाह को अपनी ढाल बनाकर बैठा इकरार अहमद और उसके नेक्सस से जुड़े ये लोग अब प्रोफेशनल महिलाओं को भी अपने हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये हो रहा है कि इन दौरान मुझे पाकिस्तान से, दुबई से, गल्फ कंट्री से मुझे फोन किया जा रहा है, व्हाट्सएप कॉल करके मुझे धमकी दिया जा रहा था। तो एक महिला के द्वारा फिर कॉल किया गया पहले और कहा गया कि मैं आराध्या हूँ और मैं आपसे मिल चुकी हूँ, आपसे जो है व्हाट्सएप पे बात करूंगी। कौन है वो महिला है? कुछ जानकारी मुझको नहीं मालूम वो महिला कौन है, लेकिन उस महिला ने परसों मुझे फोन किया था। पहले नॉर्मल कॉल किया, फिर उसके बाद व्हाट्सएप उसने हाय लिख के भेजा। मैंने उसको पूछा कौन है आप, मैं आपको नहीं जानता हूँ। उसने कहा मेरा नाम आराध्या है। इसके बाद उसका मैसेज नहीं आया। फिर कल की बात है, यानी कि कल 7 तारीख थी, कल की डेट में उस महिला ने हमको व्हाट्सएप कॉल किया
और व्हाट्सएप पे हाई लिख के भेजा। मैंने तब तुरंत लिखा कि अब मेरे इस नंबर में मैसेज या कॉल नहीं आना चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस को सूचित करूंगा। उसने कहा कि भैया वो डर गई या जो भी है, उसने कहा भैया गलती हो गई, मुझको माफ कर दिए और आपसे कोई बहुत बड़ी दुश्मनी करना चाहता है। तो मतलब उसका कहना ये था कि हमसे करवाया जा रहा है। उसकी सारी स्क्रीनशॉट मेरे पास में है, उसकी हमारे पास वॉइस रिकॉर्डिंग जो नॉर्मल कॉल उसने किया था, व्हाट्सएप कॉल भी रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन उसकी कितने डोनेशन कितने देर तक बात की है वो हमारे पास में है। आज मैं पुलिस महानिरीक्षक के वहाँ आकर के मैंने एक एप्लीकेशन दिया है और उस महिला की जांच कराना मैं चाहता हूँ उस नंबर की। आखिर उस महिला को किसने कहा था कि मुझे फोन करे, और उस महिला के द्वारा ये कहा गया, मुझसे भी कहा गया कि भैया ये मुझसे करवाया जा रहा है, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ। अगर मेरे साथ कुछ होता, मैं पुनः कहना चाहता हूँ कि इसके जिम्मेदार इकरार अहमद, जफर खान, फैयाज खान ये लोग होंगे, क्योंकि इन लोगों ने पूर्व भी मेरे साथ में बहुत गलत किया है। आपको याद होगा कि आज से कुछ महीनों पहले फर्जी बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने वाले प्रोफेशनल महिलाओं के एक गैंग और उसके सरगना का खुलासा हमने किया था। लेकिन जब एक घटना घटी तब इस खुलासे के लगभग 6 महीने बाद पुलिस एक्टिव हुई और पूरा गैंग सरगना समेत पकड़ा गया। आज इस पीड़ित का स्टेटमेंट और उपलब्ध चैट रिकॉर्ड्स देखकर यह लगता है कि प्रोफेशनल महिलाओं का यह गैंग अब भी शहर में एक्टिव है और जिन महारथियों पर इस प्रोफेशनल गैंग से जुड़े होने के आरोप लग रहे हैं वो सभी लोग दुर्भाग्यवश अपने आप को पत्रकार बताते हैं। पीड़ित का बयान जारी होने के बाद इस बात की बेहद प्रबल संभावना है कि गोरखपुर के अखबारी जगत के एक महान पत्रकार हमेशा की तरह इन झोला छाप पत्रकारों की पैरवी में पुलिस पर दबाव बनाना और पैरवी करना शुरू कर देंगे। ऐसा इसलिए कि झोला छाप के इस समूह को गोरखपुर के अखबारी जगत के एक महान चिरकुट का वरदहस्त और संरक्षण प्राप्त है। बेसब्र मत होइए, क्योंकि अभी कुछ और सबूतों की दरकार है। उसके बाद इस पर्दा नशी को बेपर्दा करने का माकूल वक्त आएगा। दरगाह के मुतवल्ली इकरार अहमद के नेक्सस से ये सभी झोला छाप पत्रकार सीधे तौर पे जुड़े हुए हैं और इस बात के तमाम प्रमाण पहले ही सामने आ चुके हैं। इनके द्वारा किए गए गैर कानूनी कृत्य जैसे पत्रकारिता की आड़ में दलाली करने, फर्जी खबरों का प्रसारण कर लोक व्यवस्था और आम जनमानस के बीच भ्रम की स्थिति पैदा करने, मित्रता के नाम पर फिरका परस्त ताकतों और अपराधियों का साथ देने, आम जनों को लक्षित कर उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराने, फर्जी लीगल नोटिस तैयार करने और दूसरों के नाम का गलत इस्तेमाल करते हुए बगैर नाम, पते व मोबाइल नंबर के वेबसाइट का संचालन करने जैसे सभी कारनामों के सबूत ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं और इन्हीं प्रमाणों के आधार पर कोर्ट ने इन सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर डिफेमेशन और क्रिमिनल प्रोसीडिंग के तहत मामले की सुनवाई शुरू कर दी है। जिनके खिलाफ कोर्ट में मामला दर्ज हुआ है उनके नाम है फैयाज अहमद, जफर खान, शहीद साहब कुतुबुद्दीन, अबुलैस अंसारी, राजेश पांडे, शेष पांडे, समीर यादव उर्फ विकी, सुभाष गुप्ता, आदर्श श्रीवास्तव, संपादक अवध नगरी अखबार जिला बस्ती, संपादक स्पष्ट आवाज अखबार लखनऊ, संपादक सिटी अपडेट वेबसाइट और संपादक अवधनामा अखबार। ये मामला सबूतों के आधार पर सिस्टम वेबसाइट मीडिया द्वारा इन सभी के विरुद्ध दर्ज कराया गया है। हमारी सड़ चुकी इस व्यवस्था में पलने वाले ये वो लोग हैं जिन्हें तनख्वाह के नाम पर ऑन रिकॉर्ड फूटी चवन्नी भी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी ना ये लोग बेरोजगार हैं और ना ही इनका कोई खर्चा रुकता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि पत्रकारिता के नाम पर दलाली के धंधे का मार्केट इस वक्त अपने चरम पर है। एक तरफ पुलिस प्रशासन फर्जी पत्रकारों की समस्या पर गंभीर दिखाई देने का नाटक करता है, तो दूसरी तरफ इसी पुलिस प्रशासन का मीडिया सेल ग्रुप इन झोला छाप पत्रकारों से भरा हुआ दिखाई देता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के इन कातिलों के सामने बिस्कुट, नमकीन और चाय की चादर बिछाने से पहले आज तक किसी अधिकारी ने यह नहीं पूछा कि आखिर तुम्हारा खर्चा कैसे चलता है। और यही वजह है कि महज 20 से 30 हजार का तनख्वाह पाने वाला एक अखबारी पत्रकार भी ऊपर से नीचे तक ब्रांडेड और इंपोर्टेड पहनावे से लगा हुआ है। पत्रकारिता के नाम पर उगे हुए इन तमाम कुकरमुत्तों के झुंड से एक बार इनके इनकम और एक्सपेंडिचर का मिलान करके तो देखिए साहब। अगर 80% भीड़ खत्म ना हो जाए तो हम पर एक मुकदमा और लिख दीजिएगा। हाँ, अबुलैस अंसारी बोल रहे हैं जी। कहाँ आप कुशीनगर से काम करते हैं ना पत्रकारिता में? जी क्या सर? हाँ, ये कह रहा हूँ कि वो कोई cityupdate.com भी आप ही चलाते हैं? नहीं मैं तो नहीं चलाता उसको। कितने दिन हो गया छोड़े हुए? हमको काफी दिन हो गया। अरे अंदाजन 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना?
अब इतना अंदाजा नहीं है क्योंकि हम बाहर चले आए। हाँ, इसी वजह से छोड़ दिया हमने। मतलब अब नहीं रहते हैं क्या कुशीनगर में? नहीं कुशीनगर नहीं रहते। हैं? नहीं कुशीनगर नहीं रहते। तो आप कह रहे थे अभी कि हम पत्रकारिता कर रहे हैं कुशीनगर से, अब कह रहे हैं नहीं। पत्रकारिता करते थे, कुशीनगर रहते थे, पत्रकारिता करते थे, मगर हम जब वहाँ से हटे तो छोड़ दिए। मतलब आउट ऑफ इंडिया चले गए क्या? जी। अच्छा, कितना दिन हो गया गए हुए आपको? अब करीब 5-6 महीना हो गया, 5 महीना। 5 महीना हो गया। अभी भी आपके नाम से खबरें लग रही हैं cityupdate.com पे, ठीक है? कौन लगा रहा? थोड़ा इसको भेजिएगा, स्क्रीनशॉट भेजिएगा। मैं अभी आपको सब भेज दे रहा हूँ। नहीं, अगर मेरे नाम से कोई लगा रहा हो तो एक काम करिए, हमको स्क्रीनशॉट दीजिए, कौन कौन आपको भेजा उसको हमको दे दीजिए। मैं खुद यहाँ से ऑनलाइन FIR करा कर आपको कागज भेज देता हूँ। फैयाज ने आपको यह खबर भेजी और डेफिनेटली उसने टाइप करके आपको व्हाट्सएप पे भेजी होगी। ठीक ठीक ठीक। तो भेजी तो आपको कहा गया लगाने के लिए, तो आपने बिना प्रमाण मांगे लगा दिया। वही मुझसे गलती हुई ना, मैं लगा तो दिया, फिर मैं उनसे प्रमाणिकता कहें हमारे पास है तो हमने लगा दिया। जब मैं उनसे मांगने को मैं मांगा नहीं मिला तब मैं डिलीट मार दिया उसको, जो है उसी दरमियान जो है। मतलब प्रमाण उन्होंने नहीं दिया? नहीं दिया हमको, तो हमने डिलीट मार दिया उसको। आपने कितने देर बाद? अनिल जी, कितने साल से पत्रकारिता में कर रहे हैं आप, ये बताइए। लगभग 12-13 साल हो गए। 12-13 साल, मतलब आप वरिष्ठ पत्रकार की श्रेणी में हैं। नहीं, अब गलती मुझसे हो गई, वरिष्ठ कहाँ रह गए। ये बताइए, सही बताइए, कब आपने इसको डिलीट किया लिंक को? विनीत को उसी दिन, लगभग हमको लगता है कि 24 घंटा में बीता होगा। अब ये बताइए, आपका है और आपके वेबसाइट पे नंबर चस्पा और आप ही नहीं जानते ये आदमी कौन है? मैं जानता ही नहीं मैं इनको। अच्छा, चलिए छोड़िए, ये नंबर कैसे चस्पा आपके वेबसाइट पे? उलैस अंसारी आपके यहाँ कोई रिपोर्टर है? ना कोई नहीं है। अरे यार, तो आप लोग क्या करते हैं? पत्रकारिता करते हैं कि फ्रॉडगिरी करते हैं? ये नंबर आपके पता ही नहीं है। नहीं, ये नंबर आपके वेबसाइट पे चस्पा है। अभी भी मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज सकता हूँ। और जो खबर आपने लगाई है वो अबुलैस अंसारी के नाम से लगी हुई है। क्या मतलब फर्जी खाने का कारखाना खोल दिए क्या आप लोग? वह फैयाज इन गैंग का काम होगा तब जो है। सवाल यह नहीं है कि हमारे देश में सिस्टम क्यों खराब है, बल्कि सवाल यह है कि इस सिस्टम को सुधारने की जिम्मेदारी आखिर कहां गायब हो गई है। हमारे पास अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट है, हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, हमारे पास मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट से लेकर ब्लैक मनी एक्ट और बेनामी संपत्ति ट्रांजैक्शन एक्ट तक सब कुछ मौजूद है। राष्ट्र को सबसे बड़ा खतरा भ्रष्टाचार से है, क्योंकि इसी भ्रष्टाचार की जड़ से जासूसी, नक्सलवाद, आतंकवाद और नशे का कारोबार जन्म लेता है। लेकिन फिर भी किसी भी भ्रष्टाचारी के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं की जाती है। इस देश को मुगलों ने जितना 500 सालों में नहीं लूटा, उससे कहीं ज्यादा अंग्रेजों ने 200 सालों में लूटा है। और जितना अंग्रेजों ने इस देश को 200 सालों में नहीं लूटा, उससे कहीं ज्यादा भ्रष्टाचारियों ने सिर्फ 77 सालों में लूट लिया है। इस देश में जब तक सिटीजन चार्टर, पुलिस चार्टर और जुडिशियल चार्टर लागू नहीं होता, तब तक भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। याद रखिए कि व्यवस्था तब नहीं बदलती जब कोई सरकार बदलती है, बल्कि व्यवस्था तब बदलती है जब जनता बदल जाती है। यदि व्यवस्था को वाकई बदलना है तो सोच बदलिए, क्योंकि फाइलों के कागज बदलने से कुछ नहीं होगा जब तक ईमान के फटे हुए पन्ने नहीं बदले जाएंगे।